आज हम बात करेंगे भारतीय सभ्यता के आरंभ के बारे में। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन अत्यंत ही रोचक है। इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि भारत में मानव सभ्यता की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, भिन्न भिन्न समय में कौन कौन सी संस्कृतियां प्रचलित रही, विभिन्न साम्राज्यों का उत्थान पतन कैसे हुआ, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई एवं इसकी क्या विशेषताएं थी, धर्म का स्वरूप और प्रभाव क्या था, भारत की साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियां कौन कौन सी थी और कौन से तत्व थे जिन्होंने अंततः भारत को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ दिया। आधुनिक काल में भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा 18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही आरंभ हुई। भारत जैसे अज्ञात देश पर शासन करने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का अनुसंधान किया। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसने भारत के विस्मृत इतिहास को उजागर किया। कालांतर में अन्य यूरोपीय जातियां भी भारतीय इतिहास की ओर आकृष्ट हुई। फलस्वरूप यूरोपीय और अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का अध्ययन यूरोप में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर किया। साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थों के अनुकूल तैयार किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से स्वतंत्रता प्रेम से प्रभावित और देश प्रेम से प्रेरित होकर भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की रचना की। स्वतंत्रता के पूर्व तक ये प्रक्रिया चलती रही। इन लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को गौरवपूर्ण माना व मुसलमानों एवं अंग्रेजों के आगमन को विपत्ति सूचक। मार्क्सवादी इतिहासकार राजनीतिक इतिहास से अधिक दिलचस्पी उत्पादन के साधनों में लेते हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास के क्रम को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने पुरानी और एकांगिक से हटकर धर्मनिरपेक्ष और वस्तुपरक इतिहास लेखन का प्रयास किया, जो प्रशंसनीय है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारतीय इतिहास पर भूगोल का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित की विशालता एवं उसकी विविधता ने भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के उद्भव एवं विकास में मदद पहुंचाई है। भारत उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणियों से और अन्य 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा हुआ है। फलतः उत्तर की ओर से या समुद्र की दिशा से भारत पर बाह्य आक्रमण नहीं हो सके। उत्तर पश्चिमी सीमा पर खैबर और गोमल तथा बोलन दर्रे द्वारा मध्य एशिया जाने का द्वार था। प्राचीन काल में इसी मार्ग से विदेशी आक्रमणकारी भारत आए और यहाँ के व्यापारी मध्य एशिया गए। अरबों और यूरोपियनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जाति समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश नहीं कर सकी। समूचे भारत में नदियों और पर्वतों का जाल सा बिछा हुआ है। संपूर्ण भारत को सुविधा के दृष्टिकोण से 4 प्राकृतिक विभागों में रखा जा सकता है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु के मैदान, दक्षिणी पठार एवं समुद्र तटीय क्षेत्र। इस समूचे क्षेत्र में जलवायु एवं वनस्पतिक विभिन्नता देखी जा सकती है। प्राकृतिक सुविधाओं के कारण हिमालय की तराई, गंगा यमुना दोआब और सिंधु घाटी आरंभिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र बने। गंगा यमुना सिंधु गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी प्रमुख नदियों ने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की
प्राकृतिक संपदा वन, तांबा, टीन, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर की सुगमता ने विभिन्न उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए तथा निर्मित वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। देश में अनेक मार्ग प्राचीन काल से ही प्रचलित थे, जिनके द्वारा योद्धा, व्यापारी और धर्म प्रचारक एक जगह से दूसरी जगह जाकर सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करते थे, वो बस्तियां एवं राज्य स्थापित करते थे। भारत की मौलिक एकता, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। भारत एक भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। इसकी मौलिक एकता बाहरी विभिन्नता में निहित है। संपूर्ण भारत आधुनिक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सहित प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र के रूप में स्वीकारा गया है। इसे आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इत्यादि कहा गया है। प्राचीन साहित्यकारों ने इसे एक ऐसे विस्तृत भौगोलिक इकाई के रूप में देखा है जो हिमालय पर्वतमाला से लेकर समुद्र तक विस्तृत था। इस समूचे क्षेत्र पर शासन करने वाले को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया है। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, औरंगजेब जैसे पराक्रमी और शक्तिशाली शक्तिशाली शासकों ने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इस भौगोलिक एकता ने देश के प्रत्येक भाग के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। भारत की आदिम प्रजातियां आर्य, यूनानी, शक, कुषाण, पूर्ण, तुर्क, मुगल इत्यादि सभी भारतीय समाज में समाहित हो गई। इन सभी प्रजातियों ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान दिया। परिणाम स्वरूप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन, खान पान, वस्त्र, आभूषण, सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों, भाषा इत्यादि में विभिन्नता के बावजूद एकता के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखलाई देते हैं। उत्तर भारत की आर्य सभ्यता और दक्षिण की द्रविड़ सभ्यताओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। अनेक द्रविड़ शब्द और संस्थाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के शब्द संगम साहित्य में देखे जा सकते हैं। मुंडा संस्कृति का प्रभाव भी आर्य संस्कृति पर पड़ा। संस्कृत के ही समान प्राकृत भाषा भी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदवाकर भारत के विभिन्न भागों में प्रचारित किए गए। इस प्रकार वेद, पुराण, रामायण और महाभारत को भी सर्वत्र सम्मान दिया गया। संस्कृत में लिखे इन ग्रंथों को अनेक स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित किया गया। उत्तरी भारत में स्थापित वर्ण व्यवस्था ने समूचे भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव समस्त भारत पर पड़ा। वस्तुतः भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक व धार्मिक विविधता के बावजूद भारत में एकता दर्शाता है। भारतीय एकता की तुलना एक पिरामिड से की जा सकती है। यहाँ जीवन के भौतिक आधार में अंतिम अंतर या आधार अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में ये अंतर कम होता जाता है। भारत की विविधता में मौलिक एकता है। प्रागैतिहासिक समाज, मानव का उद्भव एवं विकास। मानव सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी अत्यंत ही रोचक है। आदिम युग से आधुनिक युग तक पहुंचने में मानव को
करोड़ों लाखों वर्ष व्यतीत करने पड़े। उसे अनेकों विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, परंतु मनुष्य ने कठिनाइयों से और प्रकृति से कभी हार नहीं मानी है। अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर वह हमेशा से विजयी रहा। अपने दो हाथों एवं मस्तिष्क का समुचित उपयोग कर वह आदिम मानव से सभ्य मानव बन सका। इतिहास में हम इसी सभ्य मानव के विकास, मन के संघर्ष, उत्थान एवं पतन एवं उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक सामग्री का सहारा लेना पड़ता है। मानव के जिस क्रियाकलाप का लिखित विवरण हमें प्राप्त होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, किन परिस्थितियों से गुजरकर मानव सभ्यता की कगार तक पहुंच सका, इसकी जानकारी देने में इतिहास असमर्थ है। मानव के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास की प्रक्रिया को जानने समझने के लिए हमें इतिहास का नहीं बल्कि प्री हिस्ट्री या प्राक या पूरा या आद्य हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। प्रारंभिक काल में मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष एवं विराम परिस्थितियों और विजय का ज्ञान हमें सिर्फ प्रागैतिहास से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इस युग में मनुष्य लिखने की कला से परिचित नहीं था। ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में मुख्य विभेद यही है कि ऐतिहासिक काल में लिपि या लेखन पद्धति का विकास हो चुका था, परंतु प्रागैतिहासिक मानव इससे अपरिचित था। प्राक, पूरा या आद्य ऐतिहासिक काल की कुछ संस्कृतियों के निवासी यद्यपि लेखन कला से परिचित थे, तथापि उनकी लिपि स्पष्ट तौर पर पढ़ी नहीं जा सकी है। इस प्रकार लिपि के आधार पर मोटे तौर पर प्रागैतिहास, प्राक इतिहास एवं इतिहास में अंतर दिखाया जा सकता है, तथापि यह विभाजन सर्वथा अनुपयुक्त है। उदाहरण स्वरूप, अभी हम हड़प्पा संस्कृति को प्राक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, परंतु जब इस काल के प्रचलित लिपि का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब इसे ऐतिहासिक काल में स्थान देना होगा। इस प्रकार अगर लिपि को ही विभाजक रेखा मानी जाए तब प्राचीन भारत का ऐतिहासिक काल हमें मौर्य युग से ही मानना होगा, क्योंकि उसके पहले की प्रचलित लिपि उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल का मानव सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं युगों में मानव सभ्यता एवं संस्कृति की नींव पड़ी। इसे जानने के लिए हमें विभिन्न आधुनिक विज्ञानों यथा पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी व जूलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंथोलॉजी, ज्योग्राफी इत्यादि की सहायता लेनी पड़ती है। इन विज्ञानों के आधार पर ही हम पृथ्वी पर मनुष्य के आविर्भाव एवं उसके विकास की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रागैतिहास पद्धतियां एवं महत्व, प्री हिस्ट्री मेथड्स एंड सिग्निफिकेशंस। प्रागैतिहास से मानव के उद्भव एवं विकास की जानकारी मिलती है। आरंभिक काल में मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष एवं विषम परिस्थितियों पर विजय का ज्ञान सिर्फ प्रागैतिहास से ही प्राप्त होता है। प्रागैतिहास के अंतर्गत करीब 30 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के पहले, जब मानव लिपि अथवा लेखन कला से अपरिचित था, मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहास का मानव सभ्यता की उत्पत्ति एवं
विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। अंततः आधुनिक काल में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। अध्ययन की विधियां। प्रागैतिहास के अध्ययन की विधियों का मुख्य उद्देश्य मानव के कार्यकलापों तथा उसकी गतिविधियों की तह तक पहुंचना तथा उसके आधार पर सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान करना है। उसके साथ साथ प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक वातावरण और प्रौद्योगिक विकास को भी प्रागैतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। सामान्यतः इतिहास के अध्ययन के लिए दो पद्धतियां अपनाई जाती है, ऐतिहासिक पद्धति और पुरातात्विक पद्धति। पहली पद्धति मुख्यतः ऐतिहासिक काल के लेखों पर आधारित है। इसमें लेखक या तत्कालीन इतिहासकार व्यक्तियों और राज्यों के संबंध में निश्चित तिथिक्रम के अनुसार अपना मंतव्य देता है। दूसरी विधि के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानवीय क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विशेषताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। ये साक्ष्य हमेशा अति प्राचीन काल की पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। अतः प्रागैतिहासिक पुरावशेषों का अध्ययन करते समय मुख्यतः दो उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। एक उद्देश्य तो होता है एक कालमापक तैयार करना एवं दूसरा सांस्कृतिक सूचक का निर्माण करना। इन्हीं के आधार पर ही प्रागैतिहास का अध्ययन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। प्रागैतिहास में संस्कृति शब्द का विशेष महत्व है। संस्कृति एक अमूर्त कल्पना है, परंतु समकालीन समाजों के अध्ययन में रीति रिवाज, प्रथा या प्रणाली का विवरण देकर प्रागैतिहासकार इसे मूर्त रूप देने का प्रयत्न करता है। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के निर्धारण में मानव आवश्यकताओं, प्राकृतिक वातावरण, कृत्रिम माध्यम का निर्माण, जीवाश्मिक साक्ष्य परंपरा, तकनीकी नव प्रवर्तन एवं तर्क विद्या का सहारा लेना पड़ता है। कुछ प्रागैतिहासकार प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के अध्ययन के लिए नृजाति समानांतर तकनीक का भी उपयोग करते हैं। प्रागैतिहास का अध्ययन मुख्यतः स्तरक्रम विज्ञान, स्ट्रैटिग्राफी और उपकरण प्रारूप टूल्स टाइप पर आधारित है। स्तरक्रम विज्ञान स्ट्रैटिग्राफी प्रागैतिहासिक साक्ष्य धरती पर गुफाओं में और प्राचीन नदियों के किनारे बिखरे मिलते हैं। प्राकृतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कुछ साक्ष्य धरती के अंदर भी दब जाते हैं। इन सभी साक्ष्यों पुरावशेषों का अध्ययन स्तरक्रम विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। स्तरीकरण के नियमानुसार स्तरीकृत निक्षेप की निम्नतम परत सबसे पुरानी और उसके बाद की परतें क्रमशः नवीन होती जाती है। यदि निक्षेपण किसी नदी का हो तो उत्तर संरचनाएं विपरीत क्रम में रहती है। किसी निक्षेप को अन्य निक्षेपों से पुराना या नया मानकर उसका आपेक्षिक समय निर्धारित करने पर स्थानीय कालानुक्रम का अंदाज लगाया जा सकता है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवों और वनस्पतियों से संबंधित साक्ष्यों को प्रागैतिहासिक पंचांग के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। दुर्भाग्यवश विश्व के विभिन्न भागों और भारत से जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें संतोषजनक रूप से प्रागैतिहासिक पंचांग के साथ नहीं मिलाया जा सका है और स्तरक्रम विज्ञान आद्य ऐतिहासिक के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। समन्वेषण उत्खनन से प्राप्त स्तरों के आधार पर ऐतिहासिक काल के इतिहास की रचना से भी सहायता प्राप्त होती है। उपकरण प्रारूप
टूल टाइप्स। प्रागैतिहासिक मानव के तकनीकी विकास का अध्ययन उपकरण प्रारूप के आधार पर किया जाता है। पाषाणकालीन मानव पत्थर के टुकड़ों अथवा वाटिकाश्रम पेबल्स की सहायता से कोर COREM शल्क फ्लैक्स FLAKES उपकरण तैयार करते था। इसी की सहायता से वह जानवरों का शिकार करता था तथा अन्य आवश्यक कार्य पूरा करता था। ये प्रस्तर उपकरण समय अनुसार बदलते गए, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए गए। एक विशिष्ट काल में जैसे पूरा पाषाण युग में अथवा नवपाषाण युग में एक ही प्रकार के पाषाण उपकरण तैयार करने की दो अन्य विधियां भी थी। इसमें पहली विधि क्लैक्टोनी तकनीक थी। इस तकनीक के अंतर्गत किसी कोण से बड़ा शल्क उतार पहले शल्क के चिन्ह को शल्क उतारने का आधार बनाया जाता था। यही प्रक्रिया आगे भी दोहराई जाती थी। फलतः क्लैक्टोनी शल्क बड़े और मोटे होते थे। शल्क उतारने की एक अन्य प्रक्रिया लेवलाइजेशन तकनीक कहलाती है। इस तकनीक के अनुसार पहले फिर से तैयार तल के शीर्ष पर पहले कोण के एक तल से अनेक केंद्र उन्मुख शल्क उतार कर कोण को तैयार किया जाता है और फिर तैयार तल के शीर्ष पर प्रहार करते हैं ताकि ऐसा शल्क उतार सके जिसके बाह्य या पृष्ठीय तल से और शल्क उतारे जा सके। अतः इस विधि को निर्मित कोण तकनीक प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक मानव पत्थर के विभिन्न उपकरण इन विधियों द्वारा बनाता था। इसके उपकरणों में प्रमुख है कंडासा और खंडक उपकरण, चॉपर एंड चॉपिंग टूल, हस्त कुठार, हेड एक्स, विदारणी, क्लीवर, खुरचनी, स्क्रैपर, बेदनी, पॉइंट, बेधक, बोरर और तखनी, ब्यूरिन। इन उपकरणों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रागैतिहास के विपरीत आद्य इतिहास के अध्ययन के लिए अधिक विधियां उपलब्ध है। आद्य इतिहास का अध्ययन मुख्यतः स्तरीकरण एवं तिथि निर्धारण की विधियों पर आधारित है। स्तरीकरण के लिए समन्वेषण एवं उत्खनन का सहारा लिया जाता है। तिथि निर्धारण के लिए सापेक्ष तिथि विधि, रिलेटिव डेटिंग, निरपेक्ष तिथि विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग। स्तरीकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस भू आकृति विज्ञान विधि, जियोमोर्फोलॉजिकल मेथड, अन्योन्याश्रय कालानुक्रम विधि, क्रॉस डेटिंग, वृक्ष विलय विश्लेषण विधि, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अनवर्स स्तर विश्लेषण, वर्ब एनालिसिस, पराग विश्लेषण, पैलियोनोलॉजी, पूरा चुंबकत्व, पैलियोमिनलाइजेशंस व रेडियो कार्बन विधि अथवा C14 विधि, रेडियो कार्बन मेथड पर आश्रित होना पड़ता है। इनमें सबसे अधिक प्रचलित विधि रेडियो कार्बन विधि ही है। इस विधि का प्रयोग केवल वैसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा वर्तमान हो, जैसे काठ, कोयला, अनाज के झुलसे हुए दाने, हड्डियां, चूना, पत्थर इत्यादि। इस तिथि निर्धारण की मूल धारणा यह है कि वायुमंडल में रेडियोधर्मी कार्बन C14 की मात्रा स्थिर रहती है, परंतु इस धारणा को अब संशोधित किया जा रहा है। सामान्यतः सांख्यिकी क्रियात्मक अशुद्धि से बचने के लिए सभी C14 तिथियों को धन अथवा माइनस चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। उदाहरणार्थ 1750 धन बटा माइनस 50 का अर्थ हुआ कि जिस वस्तु का परीक्षण किया गया है वह 1700 से 1800
के मध्य की है। आजकल इस विधि को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए आशंकित विधि कैलिब्रेटेड डेट का व्यवहार किया जाता है। इसके अनुसार असंशोधित तिथियों के आगे बीसी और संशोधित तिथियों के आगे बी पॉइंट सी पॉइंट लिखा जाता है। प्रागैतिहास के अध्ययन का महत्व। आधुनिक काल में प्रागैतिहास के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। मानव के उद्भव और विकास, उसकी प्रकृति से संघर्ष और इस पर विजय, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते जाने की जानकारी प्रागैतिहास से ही प्राप्त होती है। मानव जाति ने अपने जीवन के सबसे लंबे प्रागैतिहासिक काल में ही व्यतीत किए हैं। इस काल की उपलब्धियों के आधार पर ये क्रमशः आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में भी विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहास को ही पता लगता है कि प्रकृति ने जिस प्रकार मानव विकास और संस्कृति को प्रभावित किया है, यह उनके इतिहास इनकी पूरी जानकारी देने में सक्षम है। वस्तुतः प्रागैतिहासिक पुरातत्व ही मानव में इतिहास की पूरी जानकारी देने में सक्षम है। वस्तुतः प्रागैतिहासिक पुरातत्व ही मानव जाति की प्राचीनतम गतिविधियों की जानकारी देता है। इसलिए इसके अध्ययन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। प्रागैतिहास से ही स्पष्ट होता है कि आदि मानव में प्रकृति से संघर्ष करने की तकनीक विकसित करने की क्षमता है अथवा नहीं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल संस्कृतियों का अध्ययन प्रागैतिहास पर ही आधारित है। इस संस्कृतियों के दौरान मानव ने निवास बनाने, जानवरों को पालतू बनाने, आखेट करने, वस्त्र बनाने, अग्नि जलाने, अनाज उगाने की जानकारी प्राप्त की और वह आदिम मानव से सभ्य मानव बन गया। अतः मानव विकास के क्रमिक अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आद्य इतिहास तो कृषि व्यवस्था की स्थापना एवं इसके आधार पर हुई प्रगति की जानकारी देता है, लेकिन प्रागैतिहास ही अतीत की तह में पहुंचने का माध्यम है। केवल प्रागैतिहास के अध्ययन क्षेत्र में ही हमें संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त होता है, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने समझा प्रागैतिहासिक के अध्ययन का महत्व, उपकरण, प्रारूप, स्तर, क्रम, विज्ञान, प्रागैतिहासिक पद्धति एवं महत्व, प्रागैतिहासिक समाज का मानव का उद्भव एवं विकास, भारत की मौलिक एकता और भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भारतीय सभ्यता का आरंभ। इस वीडियो में आपको अत्यधिक जानकारी की प्राप्ति होगी। हम आशा करते हैं आप इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम उसकी एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक से बने रहिएगा, अब ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।